नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वृद्धि क्लासेस में। और यहाँ पर एमपीटीईटी की एक महत्वपूर्ण सीरीज़ जिसमें संपूर्ण तैयारी हम कराने वाले हैं आपको 13 सितंबर को लॉन्च होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश आज जो है 14 सितंबर से इसको शुरुआत कर रहे हैं हम हिंदी दिवस के रूप में। इसको जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि एमपी वर्ग 3 की परीक्षा करीब 9 साल बाद होने जा रही है, और अभी 9 साल तक कोई भी मध्य प्रदेश में एक जो है सरकारी शिक्षक नहीं बनाया गया। ये तो बड़ी दुख की बात है और बहुत शर्म की बात है, सरकार के लिए होनी भी चाहिए कि 9 साल से कोई भी एक गवर्नमेंट शिक्षक नहीं बनाया गया मध्य प्रदेश में। चलिए ठीक है, वो सरकार का काम है। हमारा काम है, अगर युवाओं को जो है वो जॉब नहीं दे सकते तो आप उसका विरोध करिए, वरना ऐसे क्या होगा कि देखिए अभी यूपी में एक नोटिफिकेशन आया कि यूपी में भी जो जॉब हैं वो संविदा पे होने वाली हैं। 5 साल की संविदा रहेगी, उसके बाद 5 साल की संविदा के बीच में 6 महीने का मूल्यांकन, 6 महीने में मूल्यांकन करके फिर आपकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी ये सरकार डिसाइड करेगी। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। तैयारी करते हैं और साथ में जो है तैयारी के साथ साथ सरकार क्या कर रही है इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के युवाओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि इन सब बातों पे आप ध्यान ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिनको आपने चुना है वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। और ये सरकार जहाँ तक मुझे नज़र आ रही है सारे काम युवा विरोधी कर रही है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करना है। आप बात मेरी समझ गए होंगे। और अभी कुछ दिनों से हम लोग इस मुहिम में बिल्कुल लगे हुए हैं कि हमें जो है छात्रों को इस बात के लिए जागरूक करना है कि अगर ये सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती है तो हमें क्या करना है, सरकार को कैसे जवाब देना है, इस पर हमें बहुत अच्छे से पता है और किस तरीके से सरकार को हमें जवाब देना है। यहाँ पर देखिए 2012 में वर्ग 3 का पेपर हुआ था, यानी जो एमपीटीईटी जिसे आप बोल रहे हैं वर्ग 3 की जो परीक्षा है वो हुई थी 2012 में। ठीक है, अब 2012 के बाद संभावित है कि 2020 में हो सकती है। ठीक है, और लगभग होगी, क्योंकि अभी सरकार जो है अपनी सरकार बचाने के चक्कर में आपका एग्ज़ाम ज़रूर कराएगी। और ज्वाइनिंग का तो नहीं कह सकता कब तक होगी। तो इन सब बातों के साथ यहाँ पर पढ़ाई शुरू करते हैं। 2012 में जो पर्यावरण में क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे शुरुआत करेंगे। एक बार आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा किस तरीके क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर मैं जो है यहाँ पर पर्यावरण की डेली क्लास, मैथ्स की क्लास और आपके बाल विकास की क्लास यहाँ पर शुरू करूँगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा पत्तन यानी बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। आपको बताना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और एक बार जल्दी से सभी लोग पढ़ के और फिर यहाँ पर आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा पत्तन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है और जो अंतः स्थलीय तथा बंदरगाह तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। तो ये आपका है विशाखापट्टनम। ठीक है, ये आपके पूर्वी तट पर जो स्थित है वो कौन सा है, विशाखापट्टनम। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, ये भारत का मैप है। ठीक है, नीचे का हिस्सा है। ठीक है, और नीचे के हिस्सा में ये आपके हिस्सा होता है, ये पूर्वी हिस्सा है और ये आपका हिस्सा है पश्चिमी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई जो है ये पश्चिम की तरफ है और विशाखापट्टनम में आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका विशाखापट्टनम है। ठीक है, ये सबसे सुरक्षित जो है बंदरगाह माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार एमपी जो है अपने एग्जाम्स में इसको पूछ चुका है। एमपी एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा कराता है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बस अगर टाइम पे भर्ती कराने लगे तो और बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, इन सब चीज़ों को देखेंगे आप। ठीक है, इसमें आपसे कहा है ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है,
हाइड्रोजन है, आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको हम हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मुख्य कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। तो कौन सा मुख्य कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वायुमंडल में CO2 जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है बढ़ने लगती है और इसकी वजह से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है हमारी धरती का। ठीक है, और मृदा जो है, मृदा में या जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है। तो ऐसे इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, ये सभी। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपसे पूछा है कि भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है। ठीक है, तो भारत में बात की जा रही है, बड़े ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर भारत की जब हम बात कर रहे हैं कि पूरे इंडिया की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसके लिए ऑप्शन है केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, ये सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है केंद्रीय जल आयोग। ठीक है, ये आपका एक आयोग है, ठीक है, जो आपको बाढ़ संबंधी, नदी के जल की स्वच्छता के लिए आवश्यक पानी को बैराज से छोड़ने संबंधी और जल स्तर का मापन है। इसके अलावा जल स्तर में वृद्धि हो रही है तो उससे उत्पन्न जो है, जब भी बाढ़ उत्पन्न होगी उसके लिए वो लोगों को आगाह करता है या चेतावनी देता है। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं लेवल इनका काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है? पानी के स्रोतों का रखरखाव करती है, विद्यालय का निर्माण करती है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को की सूची बनाती है, ये सभी। तो देखिए, ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि 73वें संविधान संशोधन में, 73वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि 1992 में क्या किया गया था, ग्राम पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे काम दिए गए थे, जैसे पानी का रखरखाव था इसमें, ठीक है, विद्यालय का निर्माण था, गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं जिनको हम BPL कहते हैं, ठीक है, BPL कैटेगरी, ठीक है, उनकी सूची तैयार करना। तो यहाँ पर ये सारे कार्य जो हैं किसके हैं? ग्राम पंचायत के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? आपको बताना है कौन सा डिजास्टर या कौन सी आपदा पर्यावरण में जब क्षति पहुंचती है या पर्यावरण को क्षति पहुंचती है तब होता है। भूस्खलन है, बाढ़ एवं सूखा है, वनों की आग है, ये सभी। तो आपको बताना है यहाँ पे। बहुत अच्छा प्रश्न है, आंसर करेंगे आप लोग कि कौन सी आपदा जो है पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सोच के इसका आंसर करिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप बिल्कुल स्पष्टता देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सारे रीजन जो हैं पर्यावरणीय ह्रास के कारण सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यानी किसी भी तरीके का अगर हम एनवायरमेंटल डैमेज करते हैं तो उससे भूस्खलन यानी कह सकते हैं लैंडस्लाइड्स हो जाती है। ठीक है, लैंडस्लाइड्स के अलावा बाढ़ और सूखा, ठीक है, द्रौट की कंडीशन आ जाती है, वनों की आग, ठीक है, जिसे फॉरेस्ट फायर भी कहते हैं हम, ठीक है, ये भी यहाँ पर देखने को मिलती है, जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। तो ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न MP के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ख़ास बात यह है कि ये एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन होने वाले हैं। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम ख़त्म करेंगे स्क्रीन पर आपके मार्क्स भी आ जाने वाले हैं, तो आपको ये श्योर रहेगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर मार्क्स कम आते हैं तो फिर से तैयारी करनी चाहिए अगले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप जो है काउंसलिंग के लिए वेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है? केरल को, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को और मध्य प्रदेश को। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको पता है कि अगर हम बात करें यहाँ पर इंदिरा नहर परियोजना की लाभ, मतलब इससे किस किस को पानी मिल रहा है या लाभ मिल रहा है, तो देखो मैं आपको बता दूं कि इंदिरा नहर परियोजना जो है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं पहले आपको बता देता हूं कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये आपकी विश्व की सबसे लंबी नहर है। ये विश्व की सबसे लंबी नहर है ये। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ लेंगे विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे लंबी जो है नहर है। इसका पुराना नाम था राजस्थान नहर। इसका पुराना नाम था राजस्थान नहर। तो अब आपको याद समझ में आ जाएगा कि देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किसको लाभ मिल रहा होगा। तो आप बिल्कुल करेक्ट सोच पा रहे हैं, राजस्थान को यहाँ पर सबसे ज़्यादा इससे लाभ मिलता है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लंबाई की बात करें तो ये आपकी 468 किलोमीटर की है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है, यानी जो वाटर बॉर्न डिसीज होती है, देखिए एक होती है एयर बॉर्न डिसीज और एक होती है वाटर बॉर्न डिसीज, ठीक है। उसका एक एग्जांपल है डिप्थीरिया, टॉन्सिलिटिस, डायरिया, खसरा। बताना है आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए हम बात करें कि खराब पानी से या दूषित पानी पीने से डायरिया हो जाता है, यानी उल्टी दस्त की शिकायत हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि डायरिया जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। किससे होता है ये? प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ जनित है। और इसके अलावा इसमें एक बात और है कि इसके जो प्रोटोजोआ का नाम जो है उसको आपको याद अगर आप रख सकते हैं तो रखिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जिया आर्डियो या जिया आर्डिया, इंटेस्टाइनस, इंटेस्टाइनलिस, ठीक है। ये एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से ये होता है। डायरिया में देखिए क्या होता है, पेट दर्द के साथ साथ उल्टी दस्त होते हैं। पेट दर्द होता है और साथ में क्या होता है, उल्टी और दस्त की शिकायत हो जाती है, जिसको नौसिया भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता जाऊंगा हर प्रश्न के साथ, बिल्कुल कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पर्यावरणीय शिक्षा का जो उद्देश्य है अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, और उसका संरक्षण करना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? यानी पर्यावरण की शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, आपको बताना है। पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाए, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जाती है, नहीं दी जानी चाहिए, और पर्यावरण शिक्षा संपूर्ण विकास एवं समग्र विकास के लिए होनी चाहिए, और पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य तथा सभी को प्राथमिकता देने के साथ सद्भावपूर्ण होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर बताना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपसे कहा है कि सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं वाले प्रश्न बड़े सावधानी से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, वरना इसमें क्या होता है, थोड़ी सी असावधानी से कभी भी आपका आंसर जो है गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि सिद्धांत नहीं है, ठीक है, इसको हमें समझना है।
देखिए ये बात सही है नहीं है वाला ढूंढना है, ठीक है। तो ये बात तो देखिए, अगर पहला ऑप्शन है कि पर्यावरण शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, तो ये बात तो ठीक है। संपूर्ण विकास और समग्र विकास के लिए ज़रूरी है, ये बात भी सही है। और यहाँ पर बात की गई पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य तथा सभी को प्राथमिकता देने के साथ सद्भावपूर्ण होनी चाहिए, तो ये भी बात सही है। जो बात सही नहीं है वो ये है, देखिए पर्यावरण शिक्षा जो है जीवन पर्यंत नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? जल की बर्बादी, जल का संरक्षण, वनों का विनाश, भूमि अपरदन। यानी आपको बताना है कि एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, इनमें से एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको बताना है यहाँ पर। जलों की बर्बादी बिल्कुल है, जल का संरक्षण, वनों का विनाश, भूमि अपरदन। तो देखिए जलों का अगर हम संरक्षण कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अच्छी बात है। तो आपसे पूछ रहे हैं समस्या नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बहुत सारे एग्जामों में देख चुके होंगे। 10 जून है, 5 जून है, 20 जून है, 2 जून है। तो बिल्कुल करेक्ट है आपका, 5 जून को ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं किया जाता है? सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, आपको पता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि सोशल साइंस में आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे? हिस्ट्री होता था, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी होता था, और पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी होता था। तो अब आप ऐसे ही समझ लीजिए कि सामाजिक विज्ञान की बात हो रही है तो व्यावसायिक अध्ययन तो होगा नहीं। व्यावसायिक अध्ययन किस में आता है? कॉमर्स में आता है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा, बाकी तीनों चीजें होगी। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का संपूर्ण विकास, पुरुषों का संपूर्ण विकास, महिला सशक्तिकरण, नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी लोगों के लिए हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि बच्चों के लिए है, महिलाओं के लिए अलग है, या पुरुषों के लिए, सभी लोगों के लिए है। तो आप ये कह सकते हैं कि नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास इसमें सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। आपको पता है कि अगर हम मूल अधिकारों की बात करें तो हमारे कितने मूल अधिकार हैं अभी? तो प्रेजेंट में जो है 6 फंडामेंटल राइट हैं या मूल अधिकार हमारे संविधान में हमें दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है? देखिए कुछ कंपटीशन जो स्कूल लेवल पर बच्चों को कराए जाते हैं 12th लेवल तक, तो आपको बताना है कि यहाँ पर किसका संबंध पर्यावरण के प्रति सुरक्षा बढ़ाने से या जागरूकता बढ़ाने से है। तो पहला है ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण प्रदर्शनी, पर्यावरणविद दिवस। देखिए कंपटीशन की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वन महोत्सव कोई प्रतियोगिता तो है नहीं, ये तो मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस ये भी नहीं होगा, पर्यावरण प्रदर्शनी ये भी नहीं, प्रतियोगिता तो है नहीं। तो ग्रीन ओलंपियाड, मैं आपको बताऊं जैसे मैथ्स ओलंपियाड होता है बच्चों का, इसमें मतलब ऑल इंडिया लेवल पर बच्चों की रैंक आती है, उसके बाद इनको स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। इसी तरीके से ग्रीन ओलंपियाड जो होता है ये आपका जो है पर्यावरण से संबंधित होता है, ठीक है। और इसमें भी क्वेश्चन आंसर रहते हैं, बच्चे अटेम्प्ट करते हैं इसको और फिर उनको जो है रैंक दी जाती है, अवार्ड दिए जाते हैं, कुछ स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। तो मैथ्स के लिए मैथ्स ओलंपियाड है, बाकी साइंस ओलंपियाड होता है, इंग्लिश ओलंपियाड होता है, जीके ओलंपियाड होता है, ठीक है। पर्यावरण के लिए होता है ग्रीन ओलंपियाड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, विद्यालय किस रणनीति द्वारा
विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं। मतलब स्कूल किस तरीके से एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के दिलो दिमाग में, इस पे आपको बताना है। खेल कूद द्वारा, पर्यावरण एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा, परीक्षाओं द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं को किया जाए तो बच्चों से क्या बच्चों में क्या होगा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता आएगी। देखिए, पाठ्यक्रम पढ़ाया, इसके अलावा जो भ्रमण विधि जिसको हम कहते हैं, ठीक है, पर्यावरण में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें बच्चे बहुत तेज़ी से सीखते हैं, वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आ जाएगा। अगर आप उसको अपनाते हैं तो बच्चे जो है पर्यावरण के प्रति बहुत तेज़ी से जो है जागरूक होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए। एमपी टेट की तैयारी जो है हम संपूर्ण आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर आपके साथ कर रहे हैं, ठीक है। और आप जो है अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका पीडीएफ जो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके लिए आपको वृद्धि क्लासेस सर्च करना होगा, ठीक है। तो वृद्धि क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को और टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इधर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको वहाँ से इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।